हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट की क्लास। आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था और समाज। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को रूस की क्रांति और रूस का साम्राज्य, और आज मैं बताऊंगी रूस की अर्थव्यवस्था और समाज। इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा आपको यह टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूस के बारे में पढ़ेंगे, तो रूस में 85% जो जनता थी वो खेती करती थी। इट मीन्स कि जनता का 85% खेती होती थी। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी जनता खेती कर रही थी 85%। तो वो अपने ज़रूरत के अनुसार साथ बाजार के लिए भी पैदावार करती थी, क्योंकि बड़ी जनसंख्या कर रही है तो बड़ा ही कर रही होंगी ना। तो जिससे रूस है जो अनाज का अच्छा बड़ा निर्यातक देश था। तो यूरोप में और भी कई देश थे जैसे फ्रांस और जर्मनी, वहाँ पे खेती सिर्फ 40 to 50% ही होता था, 40 से 50% से ज़्यादा नहीं होती थी। अब हम जानेंगे कि 85% खेती थी तो 15% उद्योग होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि 85% खेती था तो 15% उद्योग था। अब वो उद्योग भी बहुत कम थे, तो उद्योग था कहाँ? तो उद्योग यहाँ थे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, ये दो जगह थे। और वहाँ का उत्पादन कारीगर ही करते थे। लेकिन 1890 के दशक में भी वहाँ बड़े बड़े कारखाने खुल चुके थे। और उसी समय रेल का नेटवर्क बहुत ही विस्तार हो रहा था रूस में, बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो किसी भी जगह रेल का नेटवर्क तेज़ी से फैलता है तो दो कारणों से फैलता है। वहाँ यातायात के लिए फैलता है या फिर माल की आवाजाही के लिए। विदेशों में भी माल का आवाजाही के लिए भी ज़रूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रूस में भी उसका निर्यात होने लगा था। विदेशों में भी उनकी निर्यात की अच्छी मांग हो गई थी, और अच्छा हमारा उत्पादन का माल आ रहा था और जा रहा था। तो जिसकी वजह से कोयला का उत्पादन और स्टील का उत्पादन बढ़ चुका था। कोयला लगभग दुगुना हो गया था और स्टील लगभग चौगुना हो गया था। तो मानते हैं कि कोयला अगर 1 क्विंटल होता था, अब 2 गुना उत्पादन हो रहा था, क्योंकि मांग बढ़ी हुई थी और वो ज़्यादा ही निर्यात हो रहा था। और स्टील तो हमारा और भी ज़्यादा निर्यात हो रहा था, 4 गुना उत्पादन हो रहा था। इट मीन्स कि 1 क्विंटल होता था तो 4 क्विंटल हो रहा था। सॉरी, एक माँ भी हूँ ना, बच्चा बार बार आ जाता है। मैं काम थी कोयला उत्पादन और स्टील उत्पादन में था। तो कोयला क्या था, 2 गुना उत्पादन हो रहा था, स्टील 4 गुना उत्पादन हो रहा था। तो 1900 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ कि कारखाना में कारीगर और मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कारीगर और मजदूर होता है क्या है। कारीगर और मजदूर में क्या डिफरेंस है? कारीगर वो होता है जो हुनर से चीज़ें बनाता है या मरम्मत करता हो, और मजदूर वो होता है जो मतलब शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है मजदूरों को। तो जैसे कि कारीगर का मैं बताती हूँ कि जैसे एक बढ़ई होता है, वो मेज और कुर्सी बना रहा है, तो क्या होता है कि उसमें हुनर की जरूरत होती है। लेकिन मजदूर क्या होता है कि वो ईंट ढोता है या बालू ढोता है, तो उन लोगों को हुनर की जरूरत नहीं होती है। ये अंतर होता है कारीगर और मजदूर में। तो चलिए, यहाँ तक तो मैं बता दी आपको। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में उद्योग थे वो मैक्सिमम वो निजी संपत्ति थी। ठीक है, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। तो वहाँ पे मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलते रहे और उनकी पाली उनके काम करने की घंटे जो है निश्चित रहे। इसके लिए सरकार ने क्या किया था, एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर रख दिया था ताकि वो नज़र रख सके। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी उस काम में असफल रहा, क्योंकि कारखानों में जो कारीगरों के काम होते थे ना, वो 15 घंटे तक चले जाते थे और मजदूरों भी 10 से 12 घंटा करते थे, जिसकी वजह से वो भी असफल रहे इस काम के लिए।
और फिर बताती हूँ क्या कि रूस में मजदूर भी बटे हुए थे सामाजिक स्तर पे। पहला क्या था कि वो गाँवों में, जो गाँव में से जुड़े हुए थे, जो गाँव में रहते थे और गाँवों से आए थे, वो फिर भी गाँव से ही जुड़े हुए थे। और एक दूसरा क्या है कि स्थायी रूप से शहरों में जो बस गए थे, उनकी योग्यता और दक्षता में बहुत फर्क होता था। और धातु कर्मी मजदूर एक होते थे जो अपने आप को साहब समझते थे, क्योंकि उनकी प्रशिक्षण और निपुणता काफी अच्छी थी अन्य मजदूरों की अपेक्षा। और वहाँ की महिला मजदूर जो 31% थी, उनको पुरुषों का वेतन का आधा का 3/4 मिलता था। तो आप समझ जाइए कितना कम मिलता। मानते हैं कि पुरुषों का वेतन 100 रुपया था, तो महिला को कितना मिलेगा। पुरुषों का वेतन 100 रुपया था, तो पुरुषों का आधा 50 हो गया। 50 का 3/4 आप निकाल लीजिए, 37.5 समथिंग होगा। तो आप पुरुषों का वेतन 100 रुपये मिल रहा है और महिला का वेतन 37 रुपये मिल रहा है। कितना कम मिल रहा था। उनके पहनावे और व्यवहार में भी बहुत फर्क दिखाई देता था। तो ये सब बात हो रही थी मजदूरों की। लेकिन इन भेदभाव की के बाद भी कुछ मजदूर का संगठन बना था। संगठन क्यों बना था कि अगर मालिक ने कुछ कह दिया हो तो उनके प्रति हड़ताल करने के लिए, या फिर किसी को नौकरी से निकाल दिया गया हो तो उन पे हड़ताल करने के लिए एकजुट होके कुछ मजदूर हड़ताल करते थे, विभेद होने के बावजूद भी। तो ऐसे हड़ताल 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योग में हुआ था और 1902 में धातु उद्योग में हुआ था। वैसे ज्यादातर विशाल संपत्तियों पे राजशाही सामंतों और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। लेकिन देहाती जो किसान थे वो जब वो खेती करते थे, देहाती जमीन पे खेती करते थे, तो किसान भी वहां पे बटे हुए थे रूस में। जैसे कि रूस के किसान हो गए और एक फ्रांस के किसान हो गए, क्योंकि फ्रांस में 50% खेती थे और रूस में 85% थे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो रूस के किसान क्या थे, थोड़ा दबंग टाइप के थे। जैसे कि वो वैसा चाहते थे कि उनकी जमीन छीन के जमींदारों से जमीन छीन कर किसानों में बांट दिया जाए। वो लगान नहीं देते थे, वो जमींदारों की हत्या तक कर देते थे। और फ्रांस के किसान थोड़ा चापलूसी थे, वो चापलूसी बहुत ज्यादा करते थे। और चापलूसी आप करोगे किसी के तो आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही, तो उन्हें भी आशीर्वाद मिलता था। वो जमींदारों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ लेते थे। लेकिन यूरोप में रूस के किसान थोड़ा अलग टाइप के थे। वो क्या करते थे ना, वो बात नहीं मानते थे, वो बदतमीजी पे करते थे जमींदारों की। वो चाहते थे कि मेरे जितने भी जमीन है, किसानों की जमीन है, वो कम्यून को मिल जाए। और कम्यून को मिल क्या जाए, कम्यून को दे देते थे वो। और कम्यून क्या करता था, परिवार के हिसाब से किसको कितनी जमीन की जरूरत है उसके अनुसार वो खेती को बांटता था। तो ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था और समाज और उसका। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, और मैंने कोशिश किया कि मैं अपने शब्दों में आपको बता पाऊँ। तो चलिए, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।